Assalamu alaikum. My name is Dr. Ghazal Hussain. Welcome to UMT TV and to our show Health Matters. I am physiotherapist and lecturer at UMT SHS campus और मैं आज आपके पास लेके आई हूँ the study of our joints. So let's talk about joints. Joints क्या है? हमारे इंजन्स हैं बॉडी के, जिसकी वजह से हम रोजमर्रा के जो हैं अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उठना बैठना, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, कोई भी चीज उठा रहे हैं, छोटा मोटा काम है, उसमें हमारे जॉइंट्स हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं. सो किसी किस्म का भी कोई डिसऑर्डर अगर हमारे जॉइंट्स में आता है तो आप अंदाजा करें किस तरह के हमारे मामलात में जो है वो कोई बैरियर आ सकता है. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे कि ये होता क्या है, ठीक है, और इसके क्या अलामात हैं और कितना ये प्रेवलेंट हो चुका है हमारी पब्लिक में. सो बिफोर डाइविंग इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अली रजा शिराजी, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर में और जो कि टीचिंग फैकल्टी हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी के और बीएस ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट में. वो मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हैं और मेडिकल जर्नलिस्ट भी हैं. सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर शो डॉक्टर अली रजा एंड वेलकम टू आवर शो. वालेकुम अस्सलाम. सो डॉक्टर अली, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि होता क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस, है क्या और किस तरह हम इसको डिफर कर सकते हैं बाकी जो जॉइंट्स की अलामात हैं, बाकी जो जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स हैं उससे. अच्छा मैडम, अगर जनरल पब्लिक की आगाही के लिए बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कार्टिलेज कुरी हड्डी की बीमारी है. जैसे कि हम में से काफ़ी लोगों ने मुर्गी की टांग खाई हुई है, तो उसमें जब देखते हैं वहाँ टांग का गोश्त, तो एक सफ़ेद सी कार्टिलेज सी, एक सफ़ेद सी हड्डी, नरम हड्डी होती है. सो वो बेसिकली कार्टिलेज होती है. तो जो उसका डिसऑर्डर है, दिस इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस. जब ये आगे फर्दर स्टेज इसकी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर जो पीछे बोन एग्जिस्ट करती है उसका भी डिसऑर्डर हो जाता है, और उसका आप जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं बुढ़ापा या बुजुर्गी या भुरभुरापन, वो आ जाता है. ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारी झिल्ली होती है जॉइंट्स के दरमियान, बिल्कुल, उसकी अगर कोई डिसऑर्डर उसमें आ जाए तो तब this is जाके osteoarthritis. ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. तो क्या इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं? क्योंकि अगर तो पेन है जॉइंट्स में, पेन तो बाकी भी बहुत सी चीजों को हमें आइडिया दे रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो किस तरह हम इसको डिफरेंशिएट करें कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है? अच्छा, यूजली हॉस्पिटल सेटिंग में जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो अर्ली साइंस में पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं, जिसमें मोस्टली फीमेल्स होती हैं. देयर वाज अ टाइम जब 50 प्लस की फीमेल्स जो हैं मीनोपॉज के बाद इस कंप्लेन के साथ आती थी, लेकिन अब तो यंग फीमेल्स जो 30s के अपने एरा में हैं वो भी आ रही हैं. पेशेंट का जब हम एक्सरे रेडियोग्राफ कराते हैं तो वो यूजली नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब क्लिनिकली हम चेक करते हैं तो वहाँ पे टेंडरनेस, हाथ लगाने से दर्द महसूस होती है, और पेशेंट स्पेशल हमें हिस्ट्री देते हैं कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ें या उतरें तो उन्हें उसके अंदर दर्द होती है. सो ये बेसिकली एक प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो अर्ली स्टेज पे है. जब ये स्टेज 2 पे जाता है तो फिर हमें एक्सरे में चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं. इसकी बेसिकली 5 स्टेज हैं. जो स्टेज 3 तक है वो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, डाइट, एक्सरसाइज का रोल होता है, और उसके अलावा जो स्टेज 3 से ऑनवर्ड है उसमें फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है. तो हमारे पास ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो गए कि डिसेंडिंग और असेंडिंग स्टेयर्स में पेन हो, और ज्यादा आपने कहा फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है. तो बीइंग अ क्लिनिशियन माई सेल्फ, हम लोग पहले पढ़ते थे कि बहुत ज्यादा जो जेनेटिक पॉपुलेशन है, ओल्ड एज है, उसमें ये ज्यादा कॉमन हो रहा है. लेकिन आज हमारे पास हर तरह का एज ग्रुप आता है, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, प्यूबर्टी मेल्स हैं, नॉन प्यूबर्टी मेल फीमेल हैं, चाहे वो एडोलेसेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं. तो ऐसा क्या शिफ्ट आया है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इन सब एज ग्रुप्स को अफेक्ट करने लग गया? क्या वजह है? बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में वो अब काफ़ी हद तक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि चलना फिरना कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गई है. ऑफिस आवर्स की अगर बात करेंगे तो 9 to 5 ऑफिस आवर्स हैं. यूनिवर्सिटी के जो आवर्स हैं वो भी 9 to 5 हैं. ये एक्चुअली वो पीक आवर्स हैं जिसमें सूरज की रोशनी या यूवी लाइट जो है हमारी स्किन पे पड़ती है, और इसमें विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, यानी विटामिन डी बनती है. तो एक्चुअली अब तो हम उस सूरज की रोशनी से महरूम है. इस चीज़ से कतई नज़र के पाकिस्तान में धूप काफ़ी तेज़ होती है. दूसरा, साउथ एशियन कॉन्सेप्ट भी है कि धूप में जाएंगे तो रंग काला होगा, उससे लोग अवॉइड कर रहे हैं. देयर वाज अ टाइम जब जिस्मानी सरगर्मियाँ काफ़ी होती थी, गली मोहल्लों में क्रिकेट होती थी. अब तो ग्राउंड्स भी लाहौर में कम होना शुरू हो गए हैं, लोग अब बागों में भी टहलते नहीं हैं. और दूसरा, हमारी जो पाकिस्तानी डाइट है वो एक्चुअली कार्ब्स और फैट्स पे ज़्यादा उसका इन्हिसार है.
और दूध और दही का इस्तेमाल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा दूध और दही है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम है। मतलब जंक फूड और ओबेसिटी भी फैक्टर है। एग्जैक्टली ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक और है। दूसरा आजकल यंग जनरेशन में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्लैक रंग बहुत पसंद है सबको। सो जब वो ब्लैक रंग के कपड़े पहनते हैं तो मुझे वो ये खुद बहुत भूल पसंद जाते है। हैं एग्जैक्टली कि जो सूरज की लाइट है ब्लैक रंग की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और यूवी लाइट, तो हमारी जिल्द में जो विटामिन डी की सिंथेसिस होनी है वो हो नहीं पाती। मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्पेशली गर्मियों में तो जब हम धूप को वैसे ही अवॉइड कर रहे होते हैं, आप लाइट कलर के कपड़े पहने और विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लें, वो इवन डाइट भी पूरा नहीं कर सकती। ओके, तो हमारे पास अगर एक एक्टिव लाइफस्टाइल का पर्सन है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पर्सन है और वो रिस्क पे है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो आप हमें थोड़ा बताएंगे, परसेप्शन देंगे क्या डिफरेंस होगा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के पर्सन की जिंदगी में और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की पर्सन की जिंदगी में? अच्छा, इसमें भी एक बड़े मज़े का फैक्ट है, जो एक्टिव लाइफ़स्टाइल का पर्सन है वो एनाबॉलिक स्टेट में होता है, तो उसके जो जॉइंट्स हैं, लिगामेंट हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, एक्सरसाइज की वजह से उनको स्टिमुलस मिल रहा होता है। लेकिन इसमें सबसे मज़े का फैक्टर है, यानी एक्टिव लाइफ़स्टाइल के बंदे आप समझ लें, आप अगर एथलीट्स की मिसाल लें, तो उनमें भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम एक्सरसाइज ही करेंगे तो सारा काम सेट होगा। बात ये है, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन आप बॉडी को फ्यूल क्या दे रहे हैं? वो लोग विटामिन डी और कैल्शियम में ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूँ, उनकी डेली की अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1000 आईयू है, तो जो एथलीट हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी 1500 आईयू है। सो उनको तो कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ज़्यादा चाहिए, तो उनमें डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसका मतलब है एग्जैक्टली ये बढ़ती रहती है, एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी और चौथी स्टेज। बिल्कुल तो हम ऐसा ही है, स्टेजेस लेकिन में इसको हम कैसे स्लो डिफर डाउन करते कर सकते हैं, इसको हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं, और इसके जो इनिशियल ग्रेड्स हैं उन्हें रिवर्स कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ग्रेड 1 की बात की, तो ग्रेड 1 को आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, ग्रेड 2 को आप ग्रेड 1 में लेके जा सकते हैं। रिवर्सल के काफ़ी सिंपल से तरीके हैं, जिसमें आप एक्टिव लाइफस्टाइल करें, आप एक्सरसाइज ऐड करें, आप अच्छी फिजियोथेरेपी करवाएं, और आप मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के हो, कोलेजन हो, एंटीऑक्सीडेंट डाइट हो, और दूध और दही का इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी नहीं है कि आप 1-1 लीटर दूध पी लें, और उसमें जो पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेप्ट है जी मक्खन और मलाई खाने का, तो डेफ़िनिटली वो हम फैट बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। और कुछ ग्लूकोज़ामीन कंट्राइटन सप्लीमेंट्स है वो यूज़ किए जाते हैं। जब हम स्टेज 3 की बात करते हैं, तो स्टेज 3 में फिर घुटनों में इंजेक्शन लगाने का टाइम आ जाता है, जिस पे फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहली स्टेजेस हैं, अर्ली इनिशियल स्टेजेस, हम उनको कंजर्वेटिवली विया मेडिकेशंस जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, और फिर आगे हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स होंगे। बिल्कुल। तो जरा इसको आप बताएं कि मेडिकेशंस क्या क्या यूज कर सकते हैं, और फिर जरा हमें ये बताएं कि सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। अच्छा, मेडिकेशंस में अभी तो मैंने जैसे डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल का ज़िक्र किया और सप्लीमेंट्स की बात की। अब जब जैसे आपने मेडिसिन की बात की, तो मेडिसिन में पैरासीटामॉल, एनसेड्स का यूज़ आ जाता है। पैरासीटामॉल का मसला ये है, जो पैनाडोल जनरल पब्लिक ओवर द काउंटर भी यूज़ करती है, लेकिन लोगों को इस चीज़ का शायद आइडिया नहीं है कि जो पैनाडोल है वो लिवर यानी कि जिगर, उसमें खराबियों का बाइस बनती है। इसी तरह जो एनसेड्स हैं, जिसके अंदर डाइक्लोरॉन, ब्रूफेन, नेप्रोक्सिन, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और ओवर द काउंटर वहाँ से ले लेते हैं। बाहर तो फार्मासिस्ट इन्हें एडवाइस करते हैं, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में जो अच्छे मेडिकल स्टोर्स भी हैं, उन्होंने एक ट्रिक किया हुआ है कि उनके पास यूजुअली एक चीफ फार्मासिस्ट होते हैं। आपकी लक है अगर आपकी चीफ फार्मासिस्ट से इनकाउंटर हो जाए, अदरवाइज वहाँ यूजुअली सेल्स पर्सन होते हैं जो मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं। अब इन ड्रग्स का प्रॉब्लम ये है कि इनके बड़ा आपने अपने मौलिज के मशवरे से लेनी होती हैं कि क्या खुराक है, क्या दुरानियाँ है। अगर 3 वीक से ज़्यादा एनसेड्स को यूज़ करते हैं, तो ये जिगर और मैदे की खराबी का बाइस बनते हैं। तो ये लोगों को अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। तो जो हाइलुरोनिक एसिड हमारे पास इंजेक्शंस हैं, उसकी जरूरत कब पेश आती है? अच्छा, मैं पर्सनल अपनी प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले तो ये जो आपने हाइलुरोनिक एसिड की बात की, यूजुअली हम ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 में ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रेड 3 में अब एक्सरे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। ग्रेड 3 एक्चुअली एक ग्रे जोन है, जिसमें कुछ पेशेंट्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी बगैर ऑपरेशन के मैनेजमेंट होती है, कुछ पेशेंट्स में
इंजेक्शन हम लगा देते हैं घुटने में, और कुछ पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट है। जो ग्रेड 4 है उसमें तो सिर्फ जोड़ की ही तब्दीली है, आर्टिफिशियल जोड़ की तब्दीली। अब जब आपने हाइलुरोनिक एसिड की इंजेक्शन की बात की मैडम, तो ये एक्चुअली 3 किस्म के इंजेक्शन है। एक पेन किलर कॉकटेल होते हैं जिसमें कुछ एनसेड जिनका मैंने जिक्र किया, टोराडोल, ट्रामाडोल, ब्यूपिकेन, ज़ाइलोकेन है, और स्टीरॉयड डेपोमेड्रोल। मोस्टली ये पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है, ये एक सिंगल इंजेक्शन होता है, पेशेंट काफ़ी हद तक पेन फ्री हो जाता है, यानी इलामात सेटल डाउन होती हैं। उसके बाद पेशेंट्स को पीआरपी थेरेपी, पीआरपी बहुत कॉमन है, लोग स्किन के लिए, बालों के लिए करते हैं। तो ये बेसिकली बुढ़ापे को या बुजुर्गी जो जोड़ों की है उसको थोड़ा सा रिवर्स करती है। यूजुअली इसके 3 सेशंस होते हैं 1 मंथ अपार्ट। उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड की बारी आती है। आप समझें जैसे जोड़ों का ऑयल है, तो ये बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल है। लेकिन इसमें मैंने डालमा देखा है कि जो आजकल सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर हैं या इवन जो क्वैक्स हैं, व्हाट दे डू कि वो हर महीने बाद वो इंट्रा आर्टिकुलर जोड़ों के इंजेक्शंस पेशेंट को लगा रहे होते हैं। उनका फ़ायदा क्या होना है, उनका उल्टा नुकसान ये हो जाता है, जो नी रिप्लेसमेंट 5 या 10 साल बाद होनी है, वो 2-3 साल बाद उसकी नौबत आ जाती है। सो मेरी सबसे ये को एडवाइस है कि बराए मेहरबानी हर महीने रिक्वेस्ट करके जोड़ों में इंजेक्शन ना लगाएँ। आप साल में सिर्फ 3 दफ़ा लगवा सकते हैं, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स अपार्ट, लेकिन किसी मुस्तनिद ऑर्थोपेडिक सर्जन के राय के बाद। तो डॉक्टर अली, ये भी तो हमारे मुल्क की लिमिटेशन है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ज्यादा अच्छी टैकल की जा सकती है। ठीक है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट माई सेल्फ, मुझे खुद पता है मेरा क्या किरदार है, और बाकी जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो फिजिशियंस हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, उसके बाद डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अगर इकट्ठे मिलकर अगर इसको टैकल करें तो क्या इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं हमें मिल सकता? जी बिल्कुल डॉक्टर गज़ल, ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का डायलेमा है। बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं भी ये प्रैक्टिस देखता हूँ कि मेरे कोलीग्स, मैं अपने पेशेंट्स को बेसिक फिजियोथेरेपी एडवाइस करता हूँ। एडवांस फिजियोथेरेपी के लिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अब मेरी डोमेन नहीं है। इसी तरह मैं बेसिक डाइट के बारे में पेशेंट्स को गाइड करूँगा, लेकिन जब प्रॉपर डाइट प्लान की बात है तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट या क्लिनिकल डाइटिशियन के पास रेफर करूँगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये बहुत डायलेमा है, और थोड़ा-सा मेरे ख्याल में हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को उन्होंने अभी तक पूरी तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हर बंदा वन मैन शो बनने की कोशिश करता है कि सब कुछ मैंने करना है। अगर हमें ये चीज़ समझ आ जाए तो ये जनरल पब्लिक के बहुत फ़ायदे की बात है। यहाँ पे पेशेंट की रेफरल पॉलिसी नहीं है। अगर प्राइवेटली भी कोई डॉक्टर पेशेंट देख रहा है, तो चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो, उन्हें होता है सब कुछ मैं ही कर लूँ। चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेटाबॉलिक बोन डिज़ीज़ है, तो इसके अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और डायटीशियन का इक्वल रोल है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो क्या ये जेनेटिक डिजीज है? ये जेनेटिक फैक्टर है, इसके अंदर जेनेटिक डिस्पोजिशन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें लाइफ़स्टाइल के इश्यू हैं। अब यंग पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है जंक फूड, फास्ट फूड खा के। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है कि 50 प्लस के बाद फीमेल्स इंटरनेशनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं एस्ट्रोजन की, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं फिजियोथेरेपी का क्या इसमें रोल हो सकता है? फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प आउट कर सकता है इस तरह के पेशेंट्स को? मैडम, फिजियोथेरेपी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब हम नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक डायनामिक सपोर्ट होती है और एक स्टैटिक सपोर्ट है। स्टैटिक सपोर्ट वो है जो जोड़ खुद, यानी कि हड्डियाँ, कार्टिलेज, लिगामेंट्स ये खुद दे रहे हैं। डायनामिक सपोर्ट ये है जो पट्ठे दे रहे हैं। सो अगर हड्डियाँ वीक भी हैं, तो जो पट्ठे हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो जो जोड़ अगर 5 साल चलना है तो वो 10 साल चलेगा, क्योंकि जो आपका एक कुदरती जोड़ है वो तो अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज़ का नेमुल बदल नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ख़राब हो गया, फिर तो आपको उसको चेंज कराना है, क्योंकि आप उसे किसी दवाई से ठीक नहीं कर सकते। जो आर्टिफिशियल जॉइंट है उसकी यूजुअली लाइफ 15 से 20 साल है, लेकिन ये नहीं है कि 20 साल के बाद वो बिल्कुल काम करना छोड़ देगा, वो काफ़ी हद तक काम करेगा। बट पाकिस्तान में लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट से घबराते हैं, हालाँकि जॉइंट रिप्लेसमेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में पिछले 25 साल से चल रही है। तो डॉक्टर अली, ऐसा भी है ना कि एक सेट ऑफ पीपल है, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा हल्की सी दर्द है, उसको इग्नोर कर देंगे। एक ये हमारे पास लोग हैं, फिर एक तरह के लोग हमारे पास इस तरह के हैं कि जो इनिशियल स्टेजेस पे ही सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं।
तो आप बिल्कुल। हमें एक आइडियल फेज बताएं कि जब उनको टीकेआर और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, और थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि दोनों में फर्क क्या है, टीकेआर में और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में। अच्छा, मैं इसके अंदर सबसे जो मेरा मैं पेशेंट्स को देखता हूँ और जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स समटाइम इतना ज़्यादा वेट करते हैं डॉक्टर गज़ल कि वो बिल्कुल बिस्तर पे आ जाते हैं, व्हील चेयर पे आ हम्म। जाते हैं। अगर तो उनके घुटने इतने मुतासिर हो गए हैं कि वो चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हैं और वो बिल्कुल बेड पे आ गए हैं, व्हील चेयर पे आ गए हैं, तो तब तो नी रिप्लेसमेंट भी उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि ये एक्चुअली इट्स अ ट्रायंगल, ये एक मुसल्लस होती है जिसमें एक घुटना मुतासिर होता है, फिर दूसरा घुटना मुतासिर होता है और फिर कमर भी मुतासिर होती है। हम्म। पेशेंट से मैं अमूमन ये पूछता हूँ कि अगर तो वो पब्लिक कन्वेंस में ट्रैवल नहीं कर सकते, या यूजुअली मेयो हॉस्पिटल में पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ, आप अनारकली का बाजार फिर के शॉपिंग कर लेंगी? तो अगर तो वो कहती हैं कि मैं शॉपिंग नहीं कर सकूंगी, तो मैं फिर उन्हें कहता हूँ, और यूजुअली अगर उनका ग्रेड भी ग्रेड 3 या 4 है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है। अच्छा, अब आपने पार्शियल और टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात की, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ये है कि आधी नी को, आधे घुटने को हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि जो घुटने का अंदर वाला हिस्सा है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मीडियल साइड कहते हैं, वो ज़्यादा पहले इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि सो जब उसमें हम वेट लाई कर रहा होता है, हमारा एग्ज़ैक्टली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई बिल्कुल, कर रही होती है वहां बिल्कुल। पे। सो अगर हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर लेंगे तो जो बाकी जो आधा घुटना है उसकी भी काफ़ी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी। लेकिन रिसेंट जो मैंने रिसर्चेज़ पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं लिटरेचर को काफ़ी सर्च करता रहता हूँ, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स पाकिस्तान में 2 स्टेज सर्जरी से भी घबराते हैं। सो अगर हम उन्हें एकदम टोटल नी रिप्लेसमेंट भी एडवाइस कर लें तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पेशेंट्स के काफ़ी इश्यूज हैं बाहर। तो एक तो बात ये है कि नी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है अमूमन मरीज 60, 70 या 80 साल का हो। बाहर के मुल्क में लाइफस्टाइल और डाइट इतनी अच्छी है कि अगर वहाँ पे लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर भी हो तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। यहाँ पे लोगों को शुगर ब्लड प्रेशर के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हुई होती हैं, तो लोग सर्जरी से घबराते हैं। लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि पेशेंट, पता नहीं हमारा मरीज़ एनेस्थीसिया के, बेहोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट होगा कि नहीं, हालाँकि वो ये बात भूल जाते हैं ये बीमारी ही ओल्ड एज की है और नी रिप्लेसमेंट अमूमन ओल्ड एज में ही इसकी नौबत आती है। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं हमारे एडल्ट्स भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एडल्ट्स में आजकल पाकिस्तान में जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है और स्पेशली हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है। बिल्कुल। हकीमी कुश्ते जो हैं, हकीमी जो दवाइयाँ हैं आजकल, नौजवान जा रहे हैं जी, पट्ठों और हड्डियों की कमज़ोरी है। हकीम यूजुअली व्हाट आई हैव सीन, ऑल्दो उनका जो भी बीच में नुस्खा है वो काफ़ी खुफिया होता है। इट्स नॉट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन की जो एविडेंस सबूत के साथ मेडिसिन है और सारी दुनिया को पता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हकीमी नुस्खे हैं उसमें व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि वो डेक्सामेथासोन टैबलेट को पीस के देते हैं। सो अगर पेशेंट्स उसको 3 हकीम को ही महीने, पता है डेक्सामेथासोन का। एग्जैक्टली, हकीमों को पता है डेक्सामेथासोन, उससे ये है कि पेशेंट को फौरी आराम आता है। और अमूमन यंग पेशेंट्स या जो अस्थमा के मरीज हैं वो 3 महीने से 1 साल तक अगर वो दवाई यूज़ करते हैं तो उनके जो कूल्हे के दोनों जॉइंट हैं, यानी कि हिप जॉइंट, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। और हमें उनकी सर्जरी यंग पेशेंट्स की 30, 35, 40 साल की उम्र के लोगों की करनी पड़ रही है। आजकल पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा डायलेमा स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर अली, कौन से मेजर जॉइंट्स हैं जो ओए से अफेक्ट होते हैं? एंड सेकेंडली, फिजिकल एक्टिविटी मेरे ख्याल से मेजर फैक्टर है कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, ठीक है, ऑब्वियसली जॉइंट्स को उतना फ्यूल नहीं मिल रहा है मोबिलिटी की तरफ, तो वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हाउएवर जो हमारे पास जो सिस्टमैटिक डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपेटाइटिस का पेशेंट है अगर, उनमें भी ओए के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो एक अगर हमारे पास सिस्टमैटिक पर्सन है जिसको कोई डिजीज है, और एक वो पर्सन है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, आपकी क्या राय होगी, उसको मैंने क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर देना और इसको मैंने क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर देना? अच्छा डॉक्टर गज़ल, एक तो ट्रीटमेंट प्रोसीजर बेसिकली स्टेज, जिस डिजीज़ जिस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंगली हम देते हैं कि कहाँ पे हमने डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का हमने रोल करना है, कहाँ पे हमने सप्लीमेंट्स का, कहाँ पे मेडिसिन्स का, कहाँ पे हमने जॉइंट के अंदर इंजेक्शंस का की बारी आ गई और कहाँ पे जोड़ की तब्दीली की। अब जोड़ की तब्दीली की भी जो इससे पहले हमने बात की वो पार्शियल यानी आधा जोड़ और कंप्लीट रिप्लेसमेंट या टोटल रिप्लेसमेंट है। आपने बात की कि कौन से जोड़ ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो जो डायबिटिक्स हैं या जनरली भी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का जोड़ सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, उसकी तब्दीली का रेशियो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा शोल्डर जॉइंट की रिप्लेसमेंट वो बहुत कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शोल्डर जॉइंट की रिप्लेसमेंट की एक तो पाकिस्तान में सेंटर्स बहुत कम है
ऊपर से अगर आप शोल्डर जॉइंट की बात करें, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम लिए बगैर जनरल बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इम्प्लांट्स हैं वो बाहर से आते हैं, रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स हैं। सो जैसे नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है, खाली एक नी का जो रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है वो 4 लाख का है। ओके। ठीक है, जो हिप रिप्लेसमेंट का एक इम्प्लांट है वो ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए का है, खाली इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ। और जो शोल्डर रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख का है। तो जो जनरल पब्लिक है, एक मिडिल क्लास हमारी तरह का, शायद वो भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्चुअली एक लग्जरी बन गई है, जो अपर क्लास के लिए लग्जरी है। और जो मिडिल क्लास हैं वो अभी तक इसी सोच में है कि पता नहीं हमें कुछ हो ना जाए, तो वो उसी जो है ना पुअर लाइफस्टाइल के साथ अपना सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो ये सिर्फ देखें कि अपनी ओल्ड एज में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो जो मेडिकल साइंस ने उनको जनरल साइंसी जदीद साइंसी बुनियादों पे ऑफ़र की हैं चीज़ें, तो वो उनको यूज़ करें। तो मिडिल क्लास फिर क्या करे अगर वो जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जा सकता? हमने उसको भी तो लेके चलना है ना, जैसे हम अपर क्लास को लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे लेबरर है, मजदूर तबका है, जो बिल्कुल जॉइंट रिप्लेसमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे आप लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो उनको जॉइंट, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, मरीज पेन फ्री हो जाए, उसकी दर्द खत्म हो जाए, उसकी मोबिलिटी अच्छी हो जाए। सो उनको फिर मैं ऑर्थोडेसिस की ऑप्शन देता हूँ, जो कि एक प्रॉपर मुस्तनिद मेडिकल प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में किया जाता है। उसमें आप उस जोड़ को फ्यूज कर देते हैं ताकि उस जोड़ का इस्तेमाल भी हो, मरीज को दर्द भी ना हो, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को चलते हुए भी दर्द होती है और उनको रेस्ट की हालत में भी दर्द होती है। सो पेन इज नॉट अ गुड थिंग, हमने उन्हें पेन फ्री करना है ताकि उनकी लाइफस्टाइल इफेक्ट ना हो। क्या मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में? जैसे लोग कहते हैं कि ज्यादा पटाखे ना निकालो, लाइक क्रैकिंग, ये ना करो, फिर अगर पेन हो रही है तो प्लीज आप रेस्ट करने बैठ जाओ, ठीक है? या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के क्या मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं जिससे हमें डील करना पड़ रहा है एज अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट? अच्छा, जोड़ों के और स्पेशली हाथों के पटाखे निकालने में कबाहत ये है कि उससे ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस डेवलप होता है, यानी हम चोट दे रहे हैं, उससे जोड़ों का घिसना वो स्टार्ट होता है। डॉक्टर गजल, जनरल मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, जैसे लोग एक दूसरे को डरा रहे होते हैं कि जोड़ मत तब्दील कराओ, तुम बिल्कुल ही बिस्तर पे लेट जाओगे या लेट जाओगी। अगर आप किसी पेशेंट को एडवाइस करें कि वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अगर आप उन्हें कहें कि वज़न कम करें, कि जोड़ों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, वो आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। अगर पेशेंट्स को मैं एडवाइस करूं कि आपने सीढ़ियां चढ़ना या उतरना कम करना है, आप अगर वर्क प्लेस पे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो ऑफिसेज हैं या इवन यूनिवर्सिटियां, कई कई मंजिलें चढ़ के आपको जाना पड़ता है, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो सम टाइम पेशेंट्स के माइंड में ये भी आता है कि शायद हमें माजूर या पाहच बना दिया गया है, ठीक है? हालांकि ये बात ये है कि जब आपने वजन भी अगर कम नहीं करना और आप सीढ़ियां चढ़े उतरेंगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई पेशेंट सीढ़ियां उतरता है, तो अगर उसका वेट किसी फीमेल का 50 केजी है, तो उसके घुटनों पे 10 टाइम्स वेट पड़ेगा, यानी 500 केजी ऑलमोस्ट वेट पड़ेगा। तो जब तक वो उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, वो सप्लीमेंट्स नहीं लेते या वो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी नहीं करते, तो वो अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन तो करें, यानी कि वो घुटनों को रेस्ट तो दें। आप ये नहीं कर सकते कि एक हाथ से मार और एक हाथ से प्यार। तो ये पेशेंट्स को समझाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, लोग डरते हैं कि वो खुद ही अज्यूम कर देते हैं कि हमारा पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है या वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। कुछ लोग अर्ली सर्जरी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हम फिर उनको समझाते हैं कि ये आपके मरीज के का प्रॉब्लम है, इसके ये ग्रेड्स हैं और इसकी इस ग्रेड वाइज इलाज होगा जो पूरी दुनिया में मुस्तनिद है। अच्छा डॉक्टर अली, जो ओस्टियोफाइट्स बच जाते हैं, ठीक है, जो बोनी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ज्यादा जो हड्डी निकल आती है, इसको हम किस तरह टैकल करें? अच्छा, ऑस्टियोफाइट्स को भी हम इसी तरह टैकल करते हैं कि हम उसका ग्रेड ही ना ऑस्टियोआर्थराइटिस का बढ़ने दें। जब उसका ग्रेड बढ़ेगा, जी बिल्कुल, जब प्रोग्रेस होगा तो फिर वो तो ऑस्टियोफाइट्स तो बनेंगे। और अगर फिर भी हम एहतियाती तदाबीर और उसकी वजह से हमारे जो आसपास के टिश्यूज हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, और मैंने ऐसे पेशेंट्स के भी एक्सरेज देखे हैं। एक्सरे एक्चुअली बीम को कहते हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी इज अ रेडियोग्राफ, लेकिन जनरल पब्लिक उसको एक्सरे बोल रही होती है फिल्म को। तो मैंने रेडियोग्राफ्स में देखता हूँ कि ऑस्टियोफाइट टूट के जॉइंट्स के अंदर भी गिरे होते हैं, जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम राइस बॉडी यानी चावल के टुकड़े या लूज बॉडी या माइस यानी कि जैसे चूहे दौड़ रहे हैं।
ठीक है, तो अगर इतना ऑस्टियोफाइट्स को कर देंगे कि वो टूट के अब जोड़ के अंदर गिरना शुरू हो गए हैं, फिर तो हमें आर्थ्रोस्कोपी कैमरे के ज़रिए उनको निकालना पड़ता निकालना है पड़ेगा। और सम टाइम वो इतना वहाँ पे वियर एंड टियर करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड बढ़ता जाता है और फिर आर्थ्रोस्कोपी से क्या निकालना, फिर तो जोड़ ही तब्दील करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर अली, पोस्चर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है बिल्कुल। इन डेवलपिंग ऑफ ओए। तो जो हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं, ठीक है, हमारा उठना बैठना, हमारी जो अर्गोनॉमिक्स है, मतलब हम बैठे किस चेयर पे हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हमें एडवाइस करें कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह अपना सिटिंग पोस्चर रखना चाहिए। अच्छा, इस वक़्त मैं और आप मैडम जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें तो प्रॉपर पोस्चर है, बट यूजुअली हमारे ऑफिसेज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर पोस्चर नहीं होता। लंबार सपोर्ट ही नहीं है एग्जैक्टली, इसमें। लंबार सपोर्ट नहीं है। तो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि ऑर्थो कुशन मुख्तलिफ कंपनीज़ ने बनाया हुआ है पाकिस्तान में। आप ऑर्थो कुशन का यूज़ करें, गाड़ी ड्राइव करें तो ऑर्थो कुशन का यूज़ करें। ऑर्थो मैट्रेस और ऑर्थो पिलो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं जो कि अब तो आम आवाम की पहुँच के अंदर भी हैं। एक वक़्त था ये काफ़ी महँगे थे। सो वो पूरी रात जैसे आप सो रहे हैं, जो भी अगर 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, वो बॉडी का बड़ा अच्छा मसाज कर लेते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है 7 से 8 घंटे का सोने का और स्ट्रेस बहुत है, ज़हनी तनाव बहुत है, मोनेटाइज़ेशन का फैक्टर बहुत आजकल चल रहा है। हर बंदा पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। तो ना हमें अपनी डाइट का ख़्याल है, ना हमें स्लीप का ख़्याल है, ना हमें एक्सरसाइज़ का ख़्याल है और ना ही हमें नींद का ख़्याल है। तो फिर ये इश्यूज़ तो आएँगे ही। स्लीप क्वालिटी, ठीक है, बिल्कुल। फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी, फिर हमारा जो हम लोग फुटवियर कर रहे हैं, जो हमारी चेयर है, ये ओवरऑल सारा कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स बिल्कुल। इमोबिलिटी ऑफ खड़े होने जॉइंट्स। का अंदाज़ नहीं ठीक, बैठने का अंदाज़ नहीं ठीक। ख़वातीन घर में काम कर रही होती हैं तो वो झुक के भारी वज़न बिल्कुल। खींच रही हैं, धकेल रही हैं, उठा रही हैं। उससे पहले कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ या कोई वार्म अप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उन्हें कहें कि आप एक्सरसाइज़ करें तो उनका जवाब ये होता है कि डॉक्टर साहब हम तो घर में इतना इतना काम खाना करते पका हैं, रही हैं, इतना बिल्कुल। काम कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर कोई भारी वज़न उठाएँगी, एकदम उठाएँगी, बॉडी वार्म अप नहीं होती, फिर उनको प्रॉब्लम हो अच्छा, जाती है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। ये भी एक मिथ है कि वो कहते हैं रोजमर्रा अगर ऑफिस का काम करें, मैं तो बहुत काम करके आया हूँ, तो मेरी तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। बिल्कुल। जबकि फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि एक कंसिस्टेंट जो है आपके जॉइंट्स को मूव आप कर रहे हो बिल्कुल। विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन फ्रॉम द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बिल्कुल, और इसमें ऐसे ही आपका है। हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा बिल्कुल, होता है। हार्ट रेट, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा वो भी एक्टिव हो। तो डॉक्टर अली, इन द लास्ट आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे हेल्दी रहें, कैसे अपने जॉइंट्स को जो है हम लोग सेफ रख सकें? अगर हम इसको थ्रू आउट समराइज़ करें तो मैं यही टिप दूँगा कि हेल्दी और एक्टिव लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करें, जिसमें आपकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी उर्दू में मुतवाज़न ग़िज़ा। और मुतवाज़न ग़िज़ा का तो मैं मेल्स के लिए बात करूँगा, जो फीमेल हैं वो तो उनमें तो वैसे ही डेफ़िशिएंसी है, उनकी तो ग़िज़ाइयत की कमी है, तो मुतवाज़न ग़िज़ा क्या, वो अपनी ग़िज़ाइयत की कमी दूर करें, उसके बाद फिर वो मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ आएँ। और अपना पोस्चर ठीक रखें, एक्सरसाइजेस के बारे में एक्सरसाइज़ कुछ? करें। एक्सरसाइज़ के अंदर ये है कि कम से कम आधा घंटा वॉक करें, आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर 10, 15, 30 मिनट्स, जिसके अंदर वो वॉक करें, फिर आगे ब्रिस्क वॉक करें और अगर जॉगिंग हो तो वो बहुत अच्छा है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े। और जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो कोई हकीमी नुस्खे या घरेलू टोटके करने की बजाय आप मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएँ और आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलें, और स्पेशली अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलें क्योंकि ये मेटाबॉलिक बोन डिज़ीज़ है। और आपको जो भी आपका मौलिज मशवरा दे रहा है, चाहे वो दवाइयों से मुतल्लिक है या घुटनों में इंजेक्शन, या अगर जोड़ की तब्दीली की नौबत आ गई है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट मोडालिटी हैं जो आपकी बेहतरी के लिए दुनिया में आई हैं, तो आप उन्हें ऑप्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फॉर योर टाइम। वेलकम। बहुत इंसाइटफुल सेशन था हमारा डॉक्टर अली के साथ, जिसमें हमने ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पढ़ा, सीखा, और क्या इसकी अलामात हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और उन्होंने हमें बताया कि क्या मैनेजमेंट है इसकी, दवाइयाँ कब लेनी चाहिए, कब हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। सो आई होप हमारे व्यूअर्स को जो है काफ़ी इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो मीनवाइल क्लोजिंग इन, मैं ये कहना चाहूँगी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।